नमस्कार साथियों, आज भारतीय दंड संहिता के नए वीडियो के साथ आपको निर्वाण क्लासेज अयोध्या में हार्दिक स्वागत है। ठीक, अभी तक हमने भारतीय दंड संहिता में दंडों के विषय तक पढ़ चुके हैं। आज का जो आपका टॉपिक है ये आपका साधारण अपवादों से जुड़ा हुआ टॉपिक है। साधारण अपवाद में कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं, किन प्रश्नों के बारे में हमें जानना बहुत आवश्यक है। एसआई के दृष्टिकोण से ये चैप्टर आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से आप मान करके चलिए कि लगभग उम्मीद रहती है कि कोई ना कोई प्रश्न आना ही आना है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक, हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4 अध्याय 4। साधारण अपवाद। जनरल एक्सेप्शन। ठीक, ये उन अपवादों के बारे में बात करता है, ये उन अपवादों के बारे में बात करता है जो किसी भी अपराध, जो भी आईपीसी में दिए गए अपराध हैं उनमें किसी भी अपराध में ये यूज होते हैं अपवाद कि अगर ऐसी कोई बात होगी, यानी इस अध्याय के अंतर्गत साधारण अपवादों के तहत लिखी हुई कोई भी बात होगी तो उस बात को आप इसी अध्याय के तहत पढ़ेंगे कि क्या यह अपवाद लागू होते हैं या नहीं लागू होते हैं। यदि ये अपवाद लागू होते हैं तो बातें अपराध नहीं हो सकती हैं। ठीक, यह बातें कब लागू होंगी, उन्हीं के लिए शर्तें लिखी हुई हैं जिनको हम साधारण अपवाद के अंतर्गत पढ़ते हैं। धारा नंबर 76 से स्टार्ट होता है और 106 तक होता है, यानी धारा 76 टू धारा 106 यहाँ तक का ये आपका अध्याय है। यह भी प्रश्न है कि साधारण अपवाद का जो खंड है आपका वो किस धारा से किस धारा तक है। ठीक, क्योंकि ला की विशेष जानकारी आपसे एसआई स्तर पर नहीं मानी जाती है, बल्कि आप एक सरसरी निगाह से पढ़े हैं और जो बातें लिखी हुई हैं उनको यदि आप समझ रहे हैं तो फिर आपको समस्या नहीं रहेगी। उसी आधार पर यह चैप्टर लिखा हुआ है। ठीक है, अब शुरू करते हैं, धारा 76 से शुरू करते हैं। धारा 76 से शुरू करते हैं। धारा 76 अकेले पढ़ने पर, धारा 76 यदि आप अकेले पढ़ रहे हैं, धारा 76 में जो बात है इसी तरीके की बात धारा 79 में भी है, तो दोनों मिला करके साथ में पढ़ने पर आपको आसान हो जाएगा। तो धारा 76 और धारा 79 इन दोनों धाराओं की जो मुख्य बात है वो मुख्य बात है भूल, मिस्टेक आप कोई कर रहे हैं, भूल आप कोई कर रहे हैं, उससे संबंधित बात है कि कौन सी ऐसी भूल हो, भूल से कोई कार्य हो जाए कि अपराध ना हो। ठीक है, तो उसके बारे में धारा 76 और धारा 79 दोनों इस बात की चर्चा करती हैं। तो भूल कैसी होनी चाहिए? ये भूल आपकी तथ्य की भूल होनी चाहिए। तथ्य की भूल, ये भूल कैसी होनी चाहिए? तथ्य की भूल होनी चाहिए। और तथ्य की भूल यदि हो रही है, यानी इसको ये भी कह सकते हैं अथवा विधि की भूल नहीं होनी चाहिए। एक सामान्य सा प्रश्न बनता है कि किस भूल को भारतीय दंड संहिता में माफी दी गई है। तथ्य की भूल को तो भारतीय दंड संहिता में माफी दी गई है, लेकिन विधि की भूल को माफी नहीं दी गई है। ये बात भी आप याद रखिएगा। ठीक, तथ्य की भूल होनी चाहिए। अब ये तथ्य की भूल किस किस प्रकार की हो सकती है, कैसे हो सकती है? तो धारा 76 कहता है विधि द्वारा आबद्ध कोई बाउंड बाई लॉ हो, यानी विधि ने आबद्ध कर रखा हो, विधि द्वारा आबद्ध हो कोई व्यक्ति
और वो तथ्य की भूल से कोई ऐसा कार्य करता है जो अपराध की कैटेगरी में आता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य कोई भी अपराध नहीं होता है। यानी कि जो प्रश्न है बस इतना ही याद रखना है, विधि द्वारा आबद्ध या बाउंड बाई लॉ। ये बाउंड बाई लॉ कोई व्यक्ति है और वो तथ्य की भूल करता है तो वो कोई अपराध नहीं करता है। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ क्या है? जैसे कि उदाहरण नहीं जानेंगे तो इसको आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन करते हुए वरिष्ठ अधिकारी ने आपको आदेश दिया, तो विधि कहती है जो आपका वरिष्ठ अधिकारी है उसके आदेश को मानना आप बाध्य हो मानने के लिए। अब वरिष्ठ अधिकारी ने जो आदेश दिया वो आदेश के परिणाम स्वरूप जो आपने कार्य किया, उस आदेश के अनुसरण में कार्य किया, वो अपराध की कैटेगरी में आता है। तो आपको तथ्य की भूल का बचाव दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आपने कोई भी अपराध नहीं किया है, जिसको आईपीसी में भी दृष्टांत बना करके लिखा हुआ है कि विधि के समादेशों के अनुवर्तन में अपने वरिष्ठ ऑफिसर के आदेश से एक सैनिक भीड़ पर गोली चलाता है तो उस सैनिक ने कोई भी अपराध, भाई गोली चलाना अपराध है, लेकिन अगर वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से भीड़ पर गोली चलाई गई है तो आपने क्या किया है? उसके आदेश के अनुपालन में, क्योंकि आप बाउंड बाय लॉ हो, विधि द्वारा आबद्ध हो अपने सीनियर की बात को मानने के लिए, इसलिए आपने कोई भी प्रकार का अपराध नहीं किया है। धारा 76 इस बात को कहती है। फिर धारा 79 क्या कहती है? धारा 79 क्या कहती है? धारा 79 कहती है विधि द्वारा न्यायानुमत, ठीक, जस्टिफाई बाय लॉ। आप अपने को जस्टिफाई बाय लॉ, विधि द्वारा न्यायानुमत मानते हुए कोई कार्य कर रहे हैं और वो कार्य अपराध की श्रेणी में आ जाए और वो कार्य अगर तथ्य की भूल के तहत किया गया है तो आपने कोई भी अपराध नहीं किया है। यानी कि जब हम सीआरपीसी पढ़ेंगे तो सीआरपीसी में हम पढ़ेंगे कि किसी भी संज्ञेय, आप स्वयं एक प्राइवेट व्यक्ति हैं, पुलिस अभी नहीं बने हैं, पुलिस नहीं है, पुलिस अधिकारी नहीं है, आपके सामने कोई अगर संज्ञेय अपराध कर रहा है तो तुरंत आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं और निकटवर्ती पुलिस स्टेशन में ले जाकर के सुपुर्द कर सकते हैं। विधि आपको जस्टिफाई करती है कि आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है कि आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, यानी विधि ने आपको ऐसी पावर दे रखी है। और लेकिन जब वो पुलिस को आप सौंपते हैं तो पता चलता है कि नहीं, हमें लगा कि वो हत्या जैसा अपराध कर रहा है, लेकिन वो तो प्राइवेट प्रतिरक्षा में कार्य कर रहा था, क्योंकि अभी आगे हम पढ़ेंगे कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में किए गए कार्य भी अपराध की श्रेणी में नहीं आते हैं। तो आपने क्या किया? तथ्य की भूल का परिणाम क्या निकल करके आता है कि आपने कोई भी अपराध नहीं किया है, कि आपने विधि द्वारा न्यायानुमत, जो जहां पर आपको अनुमति मिली हुई है विधि द्वारा, उसके तहत कोई कार्य आपने किया है और तथ्य की भूल के तहत वो बात अपराध हो जाती है, तो आपने कोई भी अपराध नहीं किया है। ये धारा 79 कहती है। ये दो धाराएं आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं तथ्य की भूल से संबंधित। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, दोहराने में आपको आसान रहेगा। ठीक, फिर अगली धाराओं की ओर चलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टरों में साधारण अपवाद का चैप्टर आता है। अगली धाराओं में बात आती है 77, धारा 77, ठीक है। अब यहां पर यह बात है कि न्यायाधीश
न्यायाधीश आदेश देता है कि किसी अपराधी को फांसी पर लटका दिया जाए, तो फांसी पे लटका के उसकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन न्यायाधीश के आदेश, तो न्यायाधीश को बचाव कहाँ मिलेगा? न्यायाधीश को बचाव कहाँ मिलेगा? उससे संबंधित धारा 7 है, 77 है कि न्यायाधीश न्यायिकतः कार्य करते हुए, न्यायाधीश न्यायिकतः कार्य करते हुए जो काम कर रहा है, जो आदेश दे रहा है, वह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, कोई बात अपराध नहीं है, ऐसा धारा 77 में लिखा हुआ है। इससे ज्यादा कुछ नहीं जानना है। धारा 78 में फिर क्या लिखा है? धारा 78 में अब न्यायाधीश ने न्यायिकता कार्य करते हुए आदेश दे दिया कि फांसी पे लटका दो, तो फांसी पर तो जल्लाद लटकाएगा, जल्लाद को कहां बचाव मिलेगा? यानी कि वो फांसी पे लटका के किसी को मार दे, ये बात अपराध नहीं है, कहीं ना कहीं तो लिखना पड़ेगा। तो धारा 78 कहता है न्यायिक आदेश के अनुसरण में कार्य, यदि न्यायिक आदेश के अनुसरण में कार्य किया जाता है तो वह भी बात अपराध नहीं होगी। यहां पर आप लिख लीजिए, जैसे जल्लाद द्वारा फांसी पर लटकाया जाना अपराध नहीं है। जल्लाद अगर फांसी पर लटकाता है तो अपराध नहीं माना जाएगा। तो आपसे सीधा प्रश्न पूछेगा कि जल्लाद यदि किसी व्यक्ति को फांसी पर लटकाता है तो भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा उसे बचाव देती है? धारा 78 बचाव देती है। इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा, इसी तरीके से आपको याद रखना है। ठीक, धारा 77 और 78 भी हो गए। अब देखते हैं, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोहराने में आसान रहेगा। ठीक, अब 80, धारा 80 किस बात को कहती है? धारा 80 दुर्घटना के बारे में है। दुर्घटना की बात करती है कि कोई बात दुर्घटनावश हो जाए तो वह बात भी अपराध नहीं है। ठीक है, एक्सीडेंट की बात करती है। अब कौन सी दुर्घटना? तो अब सड़क चलते हुए आमने सामने लड़ने वाली दुर्घटना की यहाँ चर्चा नहीं है। अपराध की कैटेगरी में आने वाला, आईपीसी में लिखे अपराध की कैटेगरी में आने वाली कोई बात दुर्घटनावश हो जाए। धारा 80, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, दुर्घटना को बचाव कहां दिया गया है? धारा 80 में बचाव दिया गया है। ठीक है, एक्सीडेंट हो जाए। अब एक्सीडेंट होता क्या है, दुर्घटना को बचाव किस प्रकार दिया जाएगा? ठीक है, उस चीज को जानना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके लिए कुछ कंडीशन है, टर्म और कंडीशंस हैं कि क्या नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो फिर आपको बचाव नहीं मिलेगा। ठीक है, नहीं है तभी बचाव मिलेगा। तो दुर्घटना में क्या क्या? दुर्घटना किस तरह? बिना आपराधिक आशय, ठीक है, बिना आपराधिक आशय के होना चाहिए। ठीक है, विधिपूर्ण कार्य करते समय, अवैध कार्य करते समय बचाव नहीं मिलेगा। उचित सावधानी, ठीक है, यानी कि आपका कोई आपराधिक आशय नहीं होना चाहिए, कार्य जो कर रहे हैं वो विधिपूर्ण होना चाहिए, उचित सावधानी बरते हैं, फिर भी दुर्भाग्य से अगर वो बात हो जाती है तो दुर्घटना होगी। और ऐसी बात दुर्घटना, ठीक, जैसे उदाहरण के रूप में आप लकड़ी काट रहे हैं कुल्हाड़ी लेकर के। ठीक, आपने देखा आसपास कोई नहीं है क्योंकि लकड़ी छटक के चोट लग सकती है, तो आपने देखा आसपास कोई नहीं है, अब आप लकड़ी काटने में मगन हैं। तब तक कुल्हाड़ी निकल गई,
और कोई आ जा रहा है, उसके सर पर लग गई और उसकी मृत्यु हो गई, तो आप ही की कुल्हाड़ी से तो उसकी मृत्यु हुई, लेकिन ये दुर्घटनावश हुई, क्योंकि आपका कोई आपराधिक आशय नहीं था। लकड़ी काट रहे थे, विधिपूर्ण कार्य कर रहे थे, उचित सावधानी थी, आपने देखा था आसपास कोई नहीं है, तो आपने कोई बात अपराध नहीं किया है, इसलिए आपको किसी भी प्रकार का दंड नहीं दिया जाएगा, किसी बात को अपराध नहीं माना जाएगा। ठीक है। धारा 80 के बाद धारा 81 क्या कहती है? बहुत सिंपल सिंपल धाराएं हैं, एक बार में आप ध्यान से पढ़ेंगे सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या चीजें हैं। ठीक है। धारा 81 क्या कहती है? धारा 81 क्या कहती है? अब धारा 81 के लिए स्पेशली बहुत सिंपल सी बात है, छोटी हानि अपहानि बड़ी अपहानि। धारा 81 इस मामले में बात करती है कि बड़ी अपहानि बचाने के लिए बड़ी अपहानि बचाने के लिए छोटी अपहानि की जा सकती है। ठीक है। यह एक सामान्य भाषा में मैंने आपको बताया कि बड़ी अपहानि बचाने के लिए छोटी अपहानि की जा सकती है। ठीक है। बैरेक्ट में आपके लिखा हुआ है कि जो कोई अपहानि होने वाली है उसे बचाने के लिए आप कितना रिस्क उठा सकते हैं। तो यहाँ भी बहुत सिंपल सी बात है, उदाहरणों को समझना होगा कि जैसे कि मान लीजिए किसी गांव में आग लग गई, हवा जिस दिशा में चल रही है, घास फूस छप्पर के जो है बने हुए हैं, घास फूस के छप्पर बने हैं, तेजी से आग फैलती है, तो आग फैलने से रोकने के लिए बीच के कुछ घरों को गिरा दिया गया ताकि आग आगे लपट उसकी न पहुंच सके, तो बाकी गांव को बचा लिया गया। तो जिनका घर गिराया गया उनके खिलाफ तो अपराध हुआ ना, लेकिन आपको धारा 81 के तहत बचाव मिलेगा कि आपने बड़ी अपहानि रोकने के लिए छोटी अपहानि कर दी, पूरे गांव को जलने से बचाने के लिए आपने कुछ घरों को गिरा करके आग बढ़ने से आगे रोक दिया। इसी तरह खेतों में भी होता है, खेत में आग लग गई है, जल्दी नहीं बुझाया जा सकता है। ठीक, अब नहीं बुझाया जा सकता है तो आपने क्या किया, बीच में एक पट्टी ऐसी जो है काट के गिरा दी कि वहां फसल ना रहे, तो पता चला कि आग आगे नहीं बढ़ पाई, बाकी की सभी के खेतों की फसल बचाई जा सकती है। यानी बड़ी अपहानि बचाने के लिए छोटी अपहानि की जा सकती है। यह बात कोई भी अपराध नहीं होगा। यह किस धारा के अंतर्गत आईपीसी में बचाव दिया गया है? धारा 81 के अंतर्गत बचाव दिया गया है। इस बात को याद रखिएगा। बस जैसा लिखा हूं वैसा ही पूछेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछेगा। ठीक है, व्यवहारिक तरीके से पूछेगा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में नहीं पूछेगा कि आप बेयर एक्ट पढ़िए। वो स्पेशली जिन लोगों ने लॉ किया है उनका काम है। ठीक है, तो धारा 80 दुर्घटना से संबंधित, धारा 81 छोटी अपहानि और बड़ी अपहानि से संबंधित है। ठीक, अभी आप नाव से जा रहे हैं, ठीक है, सामने 100 लोगों से भरी नाव है और दूसरी ओर 5 लोगों से भरी नाव है। अब आपको लग रहा है कि इसको बचाऊंगा तो उससे टकराऊंगा, उसको बचाऊंगा तो इससे टकराऊंगा, तो आप 5 लोगों के नाव से अगर टकरा जाते हैं तो आपने कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि 100 लोगों की जिंदगी बचाई। ठीक है, तो बड़ी अपहानि बच गई, इसलिए आपने किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया। साधारण अपवाद की धारा 81 में आपको बचाव मिलेगा। ठीक, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। अगला हिस्सा कहता है धारा 80 के बाद 81 के बाद धारा 82 और धारा 83 एक विशेष उम्र की बात करते हैं। धारा 82 में क्या है, धारा 83 में क्या है, देखते हैं। धारा 82 कहती है 7 वर्ष से कम आयु का बालक, 7 वर्ष से कम आयु का बालक अपराध नहीं। ठीक है, ला मानता है, विधि मानती है, आईपीसी आपकी मानती है। धारा 82 के तहत बचाव दिया गया है। 7 वर्ष पूरी आयु हो
या 7 वर्ष से कम आयु का कोई भी बालक है तो वो किसी भी कार्य को करता, अगर कोई बड़ा व्यक्ति करता तो वो अपराध होता, लेकिन 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम आयु का बालक अगर उस कार्य को किया है तो कभी भी अपराध नहीं होगा। पूर्ण बचाव दिया जाता है 7 वर्ष से कम आयु के बालकों को कि वो अपराध कर ही नहीं सकते हैं। सीधा आपको जो लिखा है यही प्रश्न पूछेगा कि 7 वर्ष या 7 वर्ष से कम आयु का जो बच्चा होता है वो अपराध नहीं करता है। आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत बचाव दिया गया है? धारा 82 के अंतर्गत बचाव दिया गया है। ठीक, इसी से जुड़ी हुई धारा 83 भी है, इसी से जुड़ी हुई धारा 83 भी है आपकी। धारा 83 क्या कहती है? धारा 83 क्या कहती है? 7 वर्ष से 12 वर्ष आयु के बालक, 7 से 12 वर्ष आयु के जो बालक होते हैं इनके बारे में कुछ प्रेक्षित किया जाता है। अगर उस प्रेक्षण में ये पास हो गए, ठीक है, तो बचाव मिलेगा, नहीं पास हुए तो बचाव नहीं मिलेगा। ठीक है, बच्चों के लिए 18 वर्ष से कम आयु तक के बच्चों के लिए आप जानते हैं स्पेशल जेल बाल सुधार गृह बनाया जाता है जहां उनकी शिक्षा दीक्षा आदि का जो है प्रयास किया जाता है। तो 7 से 12 वाले में आंशिक बचाव है। ठीक, आंशिक बचाव किस प्रकार है? आंशिक बचाव किस प्रकार है उस चीज को जानना जरूरी है। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए, समझ इतनी परिपक्व नहीं थी, समझ परिपक्व नहीं, समझ परिपक्व नहीं। कैसे पता चले? कार्य की प्रकृति और परिणाम को जान सकें। यानी यदि 7 से 12 वर्ष आयु का कोई बालक है, वो जो कर रहा है वो क्या कर रहा है, उसका नेचर क्या है, उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, अगर उसके बारे में नहीं जान सकता है, उसकी बुद्धि समझ इतनी परिपक्व नहीं हुई है तो वह भी कोई अपराध नहीं करता। लेकिन अगर वो जान रहा है कार्य की प्रकृति को, कार्य के नेचर को, कार्य के परिणाम को, तो आप उसको अपराधी की कैटेगरी में लाएंगे। लेकिन बच्चों वाले सेल में, बच्चों वाले जो है जुवेनाइल कोर्ट्स में इनका ट्रायल होगा, ना कि बड़ों वाले तरीके से होगा। उनके लिए सजा भी अलग है, अधिकतम 3 वर्ष तक की ही दी जा सकती है। ठीक है, तो यह याद रखिएगा कि धारा 82 में 7 वर्ष से कम आयु के सभी बालकों को पूर्ण बचाव दिया गया है कि वो अपराध कर ही नहीं सकते। लेकिन धारा 83 में 7 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के बारे में यह देखना होगा कि क्या उनकी समझ इतनी परिपक्व हुई है कि वो अपने कार्य को जान सकें। यदि जान सकते हैं, परिणाम को जान सकते हैं, तो उनको सजा दी जाएगी, नहीं तो उनको भी माना जाएगा कि उन्होंने कोई भी अपराध नहीं किया है। ये दो धाराएं एक दूसरे से रिलेटेड हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ताकि दोहराने में आसानी हो। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, धारा 76 से धारा 82 तक का, 83 तक का सफर आपका हो गया। अब धारा 84 कुछ अलग बात करती है। धारा 84 पागलपन की बात करती है। धारा 84 पागलपन या अनसाउंड माइंड। ठीक, शुरुआत के वीडियोस में आपने देखा होगा कि अपराधी उसी को माना जाता है जिसका मस्तिष्क भी दूषित होता है। तो पागल कोई है यानी कि मस्तिष्क का यूज ही वो नहीं कर सकता है, अनसाउंड माइंड है तो वो मस्तिष्क का यूज ही नहीं कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो दुराशय धारण नहीं कर सकता, कैसे हम पागल मान सकते हैं, किस प्रकार हम पागल मान सकते हैं? इसलिए धारा 84 में सीधे तौर पर विकृत चित्त, ठीक है, पागलपन के साथ और क्या लिख करके पूछ सकता है? या विकृत चित्त, विकृत चित्त लिख करके पूछ सकता है। ऐसा व्यक्ति जो कार्य के
प्रकृति को ना समझ सके, परिणाम को ना समझ सके, ठीक है, बड़ा तो हो गया लेकिन बुद्धि अभी नहीं उसकी बड़ी हुई है, बुद्धि से वो बहुत ही कमजोर है, नेचर नहीं समझ सकता है, उसी को विकृत चित्त कहते हैं। और विकृत चित्त कभी कोई अपराध नहीं करता है। धारा 84 उसे बचाव देती है कि पागलपन में या विकृत चित्तता के दौरान यदि कोई बात होती है तो उसे अपराधी नहीं माना जाएगा, उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। धारा 84 को याद रखिएगा। यहां पर आपका जैसे आपके सिलेबस में लिखा है कोई इंपॉर्टेंट केस लॉ हो तो वह भी पूछता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट केस लॉ के रूप में इस सेक्शन में कुछ बात बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप लिख सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा, मैकनाटन का वाद, मैकनाटन का वाद किससे संबंधित है? धारा 84 से विकृत चित्तता से संबंधित है। मैकनाटन का वाद किससे संबंधित है? धारा 84 विकृत चित्तता से संबंधित है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखे रहिएगा केस लाज के रूप में, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सीधा प्रश्न है, मानकर चलिए कि ये आपका आएगा ही आएगा कि मैकनाटन का वाद किससे संबंधित है, ठीक है। और धारा 84 या विकृत चित्तता से संबंधित कौन सी धारा है? धारा 84। और साथ में यह याद रखिएगा कि कोई विकृत चित्त है अपराध करते समय, यह बात भी ध्यान रखिएगा कि ये सारी बातें अपराध करते समय, ठीक है, वो अपराध करते समय पागल हो, अनसाउंड माइंड हो, विकृत चित्त हो तब बचाव मिलेगा। उस समय होशो हवास में है तो बचाव नहीं मिलेगा, ठीक है। बाद में पागल हो जाए कोई बचाव नहीं मिलेगा। अपराध करते समय अगर वो इस कंडीशन में है तो धारा 84 में उससे बचाव मिलेगा। और मैकनाटन का वाद उसी से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाद है, इसको आप ध्यान रखे रहिएगा, ठीक है, इसे आप ध्यान रखे रहिएगा। अगली दो धाराएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं तो उनको साथ में पढ़ते हैं। अगली दो धाराएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, साथ में पढ़ते हैं। धारा 85, ठीक है, और धारा 86, ठीक। इसकी विशेष बातें क्या हैं? ये दोनों धाराएं जुड़ी हैं मत्तता से, ठीक है, नशे से जुड़ी हुई हैं, नशे में हो जाने से जुड़ी हुई हैं। नशे को भी बचाव मिलता है। अब किस आधार पर बचाव मिलेगा? तो धारा 85 कहती है इच्छा के विरुद्ध और धारा 86 कहती है स्वैच्छिक, ठीक है। यदि आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध मत कर दिया गया है, इतना ज्यादा मत कर दिया गया है कि अब आप होशो हवास में नहीं हैं, जो करने जा रहे हैं उसकी प्रकृति और परिणाम को, नेचर को नहीं जान सकते हैं, तो आपने कोई अपराध नहीं किया है। लेकिन धारा 86 कहती है खुद से आप मत हो करके कोई कार्य ऐसा कर रहे हैं जो अपराध की श्रेणी में है तो आपको बचाव नहीं मिलेगा। यानी धारा 85 में इच्छा के विरुद्ध मत इतना कर दिया जाए कि वो कार्य की प्रकृति और परिणाम को ना समझ सके तो 85 में बचाव मिलेगा, उसने कोई भी अपराध नहीं किया। लेकिन अगर उसने स्वेच्छा से मत्तता ली है और जानबूझकर जा करके कोई कार्य आपराधिक कर रहा है तो उसे मत्तता का किसी भी प्रकार का बचाव नहीं मिलेगा। इसलिए दोनों धाराएं लिखी हुई हैं। स्वेच्छा से की गई मत्तता को सामान्य तौर पर बचाव नहीं मिलता है, लेकिन इच्छा के विरुद्ध मत्तता हो जाए तो बचाव मिलता है। किस धारा में? धारा 85 में। धारा नंबर याद रखना आप लोगों के लिए अति आवश्यक है। तो इन दोनों बातों को जानिएगा, ना इसमें आपको फिलहाल केस ला जानना है ना कुछ बात, बस इतनी ही बात आपसे पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। लेकिन यह साथ में याद रखिएगा, इतना मत होइए कि होशो हवास खो जाए, मात्र थोड़े से नशे को बचाव नहीं मिलेगा। ऐसा मत कि सोचने समझने की शक्ति यदि समाप्त हो जाए तब बचाव मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। तो ये धारा 85 और धारा 86 थी, इनको ध्यान रखे रहिएगा, इनको ध्यान रखे रहिएगा।
ठीक है। अब अगली बातें जो शुरू होंगी सहमति से जुड़ी हुई बातें हैं, कंसेंट से जुड़ी हुई बातें हैं। बहुत बार जैसे हम विद्यालय अपने बच्चों को भेजते हैं तो एक सहमत होती है कि मास्टर साहब थोड़ा बहुत मारेंगे वारेंगे तो कोनो बात नहीं, ठीक। हम ऑपरेशन कराने डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर तो पूरा पेट ही चीर दिया, ठीक है, तो ये तो बहुत गंभीर आपको क्षति पहुंचा दे रहा है, लेकिन उद्देश्य उसका बहुत अच्छा है, ठीक है, तो उसको भी बचाव दिया गया है, उसको भी बचाव दिया गया है, ठीक है। स्कूल के मास्टरों को बचाव दिया गया है, डॉक्टरों को बचाव दिया गया है, तमाम परिस्थितियों में बचाव दिया गया है, ताकि अपना काम स्वेच्छा ईमानदारी से वो करते रहें, उन्हें किसी अपराध का भय ना हो, उन्हें किसी अपराध का भय, क्योंकि वो अपराध नहीं कर रहे हैं, वो किसी की जिंदगी बनाने, सुधारने या बचाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इसलिए कोई कंफ्यूजन ना रहे, इन धाराओं को लिखा गया है। धारा 87, ठीक है, धारा 88, 89, 90, इन सब से जुड़ी हुई बातें हैं। तो छोटे छोटे में उनको देखते हैं कि क्या है, छोटे छोटे में देखते हैं। धारा 87 क्या कहती है? सम्मति, सम्मति के बारे में बात करती है, कंसेंट के बारे में बात करती है कि आपने जो सहमति दी है वो क्या सहमति दी, किसके लिए सहमति दी, ठीक है। सहमति दिए किस बात की? जोखिम उठाने की। लेकिन आशय नहीं है कोई अपराध करने का। तो जैसे इसमें जानना है, जैसे धारा 87 में जैसे जानना है कि किस बात की सहमति की जोखिम आप उठाने की सहमति दे रहे हैं, ठीक है, किस बात की सहमति दे रहे हैं, ठीक, और सहमति कौन दे सकता है, इस बात को, दोनों बातों को जानना है। ये सहमति 18 वर्ष, जो 18 वर्ष से अधिक का होगा वो देगा। किस बात की जोखिम उठाने की? जैसे खेल में गंभीर चोटें लग जाती हैं, तो खेल में आप खेलने जा रहे हैं तो माना जाता है कि आपने सहमति दी है कि खेल के दौरान कोई चोट वोट अगर लग जाएगी तो दूसरे पर कोई अपराध का केस नहीं होगा, ठीक है। एक खेल तलवारबाजी का भी होता है, ओलंपिक्स में भी खेला जाता है, ठीक है। तो तलवारबाजी का खेल चल रहा है तो जिंदगी का रिस्क होता है, लेकिन उस तलवार से अगर आप घायल हो गए, चोटिल हो गए, गंभीर रूप से चोटिल हो गए तो कोई बात अपराध नहीं है, क्योंकि धारा 87 कहती है यदि आप 18 वर्ष से ऊपर हैं और जोखिम उठाने की सहमति दे रहे हैं जैसे कि खेल में, तो उस दौरान हुए हादसे के लिए कोई भी बात अपराध नहीं होगी। तो धारा 87 में जैसे खेल जानिएगा, ठीक है। धारा 88 में क्या है? फायदे के लिए सहमति। धारा 88 में हम किस बात के लिए सहमति देते हैं? धारा 87 में खेल में सहमति की बात, तो धारा 88 में फायदे के लिए सहमति की बात होती है। अब कैसा फायदा? जैसे लिख लीजिए, बस उसी से आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे डॉक्टर को ऑपरेशन के लिए, यानी आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है, आपने सहमति दी है कि हाँ ठीक है फायदा हमारा ऑपरेशन से होगा, तो उस डॉक्टर को किस धारा में बचाव मिलेगा? धारा 88 में बचाव मिलेगा। खेल में आपने जोखिम उठाने की सहमति दी है, कोई घटना घट जाती है तो किस धारा में बचाव मिलेगा? धारा 87 में बचाव मिलेगा। दोनों बातें सहमति से जुड़ी हुई थी, दोनों बातें, धारा 87 भी, धारा 88 भी। आगे की धाराएं भी आपकी सहमति से ही जुड़ी हुई हैं। धारा 89 क्या कहती है? 89 क्या कहती है? यहां किस सहमति की बात हो रही है? कौन व्यक्ति सहमति दे रहा है? तो यहां पर संरक्षक की सहमति, संरक्षक जो गार्जियन होता है, संरक्षक की सहमति की बात करता है। यानी कि आप 18 वर्ष से ऊपर थे तो धारा
87 88 में आपने सहमति दी और आप 18 वर्ष से कम हैं तो गार्जियन की सहमति की आवश्यकता है। तो गार्जियन सहमति कहां देगा, संरक्षक सहमति कहां देगा, 89 में देगा। किसके लिए, अपने बालक के लिए, जिसके भी लिए उसकी सहमति की रिस्क उठाने की सहमति थी उसके लिए, क्योंकि वो 18 वर्ष से कम था, 12 वर्ष या उससे भी कम था, उसके सहमति की बात कहां की जाती है, धारा 89 में की जाती है। तो संरक्षक की सहमति कहां पर प्राप्त की जा सकती है कि कोई बात अपराध नहीं है, धारा 89 में। ऑपरेशन हो रहा है, आप 18 वर्ष से ऊपर हैं, कॉन्शियस हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, आपने सहमति दे दी, लेकिन 18 वर्ष से कम है तो आपकी सहमति नहीं, गार्जियन की, संरक्षक की सहमति चाहिए। और वो सहमति को मान्यता कहां दिया गया है, धारा 89 में दिया गया है। इस बात को याद रखिएगा, ठीक। धारा 90 क्या कहती है, धारा 90 कहती है भय या भ्रम के अधीन सहमति, सहमति नहीं है, यानी कि सहमति को मान्यता 87 88 89 में मिली हुई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भय बना करके सहमति ले लीजिए, झूठ बोल के भ्रम में रखकर सहमति ले लीजिए। धारा 90 कह रही है भय और भ्रम के अधीन दी गई सहमति सहमति नहीं है। आपको ऊपर की धाराओं में सहमत का बचाव बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। भय और भ्रम के अधीन दी गई सहमति सहमति नहीं है। 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे द्वारा दी गई सहमति सहमति नहीं है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपसे प्रश्न पूछेगा, सीधे तौर पर प्रश्न पूछेगा, ठीक, कि कौन सी सहमति मान्य होगी, 18 वर्ष से ऊपर की सहमति मान्य होगी, संरक्षक की सहमति मान्य होगी, लेकिन भय और भ्रम के अधीन दी गई सहमति मान्य नहीं होगी। धारा 90 इसी बात को कहती है, धारा 90 इसी बात को कहती है। धारा 91 से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। धारा 92 में थोड़ी सी बात बनती है, सहमति के बिना सहमत के बिना भी अगर कोई ऐसे कार्य हो फिर भी आप अपराध की कैटेगरी में ना आइए, वो कौन सी बात हो सकती है। तो यहां भी जैसे लिखेंगे तो याद हो जाएगा, जैसे, ठीक है, चोट का ऑपरेशन, ठीक, किसी को चोट ले गई, आनंद फानंद में उसे हॉस्पिटल पहुंचाया गया, अगर तत्काल ऑपरेशन नहीं किया गया तो उसकी जान भी जा सकती है। तो क्या इंतजार करेंगे कि उसके गार्जियन आए उसकी सहमति दें? नहीं, नहीं। अगर डॉक्टर सद्भाव पूर्वक कार्य करता है सहमत के बिना भी, किसके लिए, किसके लिए सहमत के बिना कब मान्य होगा? जिंदगी बचाने के लिए, जिंदगी बचाने के लिए अगर वो सहमत के बिना भी जो है ऑपरेशन करता है तो वो कोई भी बात अपराध नहीं होगी। धारा 92 उसे बचाव देता है कि नहीं, अपराध नहीं है। नहीं तो वो सहमति का जब तक इंतजार करते तब तक पता चलता उसकी जान ही चली जाती। इसलिए कभी कभी ऐसी कंडीशन बनती है जब सहमति नहीं ली जा सकती है, और जैसे कि चोट का ऑपरेशन करना जरूरी है, खून निकल रहा है, ऑपरेशन करना जरूरी है, तो उस दौरान अगर सहमति नहीं भी ली गई है तो कोई भी बात अपराध नहीं होगी। ये बात याद रखिएगा। धारा 89 90 और उसके बाद धारा 92 91 नहीं पढ़ना है। 91 से आपका प्रश्न नहीं आएगा, 91 से आपका प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। अब अगली धाराएं क्या कहती हैं? अगली धाराएं, धारा 93 क्या कहती है? धारा 93 किस बात के लिए है? ठीक है, धारा 93 कहती है सद्भाव पूर्वक संसूचना, ठीक है, सद्भाव पूर्वक
संसूचना। किसी को कैंसर हो गया है, डॉक्टर साहब को दिखाने गए, जांच पड़ताल के बाद डॉक्टर साहब ने सद्भाव पूर्वक, भाई मरीज हैं, बीमारी तो बतानी ही पड़ेगी, डॉक्टर साहब ने सद्भाव पूर्वक गुड फेथ में उससे कहा कि भाई आपको कैंसर हो गया है, 2 महीने ही आपकी जिंदगी बची है। ऐसा सुन के पता चला उसका तत्काल मृत्यु हो गई, हार्ट फेल हो गया। अब डॉक्टर साहब जेल नहीं जाएंगे, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सूचना दी थी वो सद्भाव पूर्वक थी। उनका मरीज था, उसे बताना जरूरी था कि आपको ऐसी बीमारी है, आपकी ज्यादा जिंदगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि झटका लग जाता है और दुर्घटनावश मृत्यु आदि हो जाती है। तो उसके लिए लिखा गया 93 में कि यदि सूचना सद्भाव पूर्वक दी गई है तो उसका अर्थ यह है कि कोई भी बात अपराध नहीं है। उस सूचना को सुनकर अगर उसकी मृत्यु हो गई या किसी अन्य कैटेगरी में उससे नुकसान हो गया, मानसिक रूप से नुकसान हो गया, या हार्ट ही मान लीजिए, हार्ट में ही समस्या हो गई और दूसरी बीमारी से जूझने लगा, ठीक है, तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। बीपी बहुत बढ़ गया, अपराध नहीं माना जाएगा। आपके कार्य का तो परिणाम है, लेकिन कार्य कैसा था? सद्भाव पूर्वक था, गुड फेथ में था, ठीक है। मुन्ना भाई एमबीबीएस पिक्चर आपने देखा होगा कि जब बताया जाता है कि नहीं आपकी जिंदगी ज्यादा नहीं बची है तो निराशा में चला जाता है, ठीक है, वैसा ही कुछ है। तो बचाव कहां देखा दिया गया? धारा 93 में बचाव दिया गया है कि अगर सद्भाव पूर्वक किसी के यहाँ कोई एक्सीडेंट हो गया, आप फोन करके बताए कि आपके यहाँ एक्सीडेंट हो गया फला का, अब पता चला कि वहां एक्सीडेंट हुआ, जिसने सुना उसकी भी जो है बीमारी हो गई या मृत्यु हो गई। अब आपको कि आपने क्यों बताया? नहीं, क्यों नहीं बताया? सद्भाव पूर्वक हमने गुड फेथ में संसूचना दी थी, हंसी मजाक नहीं किया था। सूचना से अगर कोई दुष्प्रभाव पड़ जाता है तो वो बात अपराध की कैटेगरी में नहीं आता है, सद्भाव पूर्वक संसूचना, ठीक। इसी तरीके से धारा 94 क्या कहती है? धारा 94 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, अक्सर आप देखते सुनते होंगे, ठीक है। धारा 94 धमकियों द्वारा विवश करना, यानी कि आपको धमकी दी गई ये करो नहीं तो फिर ठीक नहीं होगा, और आपने कर दिया, वो बात अपराध है। तो हमने अपने इच्छा से थोड़े किया, हमको धमकी मिली थी तब हमने किया, नहीं तो हम ना करने जाते। तो बचाव मिलना चाहिए ना, तो बचाव दिया गया धारा 94 में। यदि किसी को धमकियों द्वारा विवश करा के कोई अपराध कराया जाता है तो वह अपराध नहीं करता है, उसके द्वारा किया गया कार्य उसके अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। यह बात धारा 94 में बताई गई। लेकिन अपवाद है, अपवाद है, क्या अपवाद है? ठीक है, अपवाद है मृत्यु से दंडनीय अपराध या राज्य के विरुद्ध अपराध, इनके लिए, इनको करने के लिए, यानी कि कोई अपराध अगर मृत्यु से दंडनीय है उसके लिए धमकी दी गई है कि करो नहीं तो मार देंगे, या राज्य के विरुद्ध कोई अपराध है उसके लिए आपको धमकी दी गई है करो नहीं तो हम मार देंगे, तो उस पे बचाव नहीं मिलेगा। यह काम आप मत करिए, ये दो काम आप नहीं कर सकते हैं कि हमको धमकी मिली थी साहब नहीं तो हम ऐसा ना करते। नहीं नहीं, ये दो काम ला में ही बता दिया गया है कि धमकी भी मिले तो मत करिए, नहीं तो आपको सजा दी जाएगी। तो राज्य के विरुद्ध अपराध या मृत्यु से दंडनीय अपराधों को करने के लिए अगर धमकी मिली है तो आप धमकी से निपटिए, ये अपराध करेंगे तो आप अपराधी माने जाएंगे। अन्य किसी प्रकार का अपराध करते हैं तो धमकी के कारण, तो आपने कोई भी अपराध नहीं किया है। लेकिन धमकी भी कैसी हो, धमकी भी कैसी हो, ठीक है, यह भी जानना जरूरी है। धमकी तत्काल मृत्यु, कैसी धमकी होनी चाहिए कि नहीं करोगे तो तत्काल तुम्हारी मृत्यु कारित कर दी जाएगी। सिर पे रिवाल्वर सटा दिया गया है, डाकू पहुंचे, कहे कि ये दरवाजा तोड़ो नहीं तो फिर तुमको जान से मार देंगे,
दरवाजा तोड़ दीजिए, क्योंकि दरवाजा तोड़ना ना मृत्यु से दंडनीय है, ना राज्य के विरुद्ध अपराध है। दरवाजा तोड़ दिए। अब पता चला कि क्या आप भी डाकू बन गए? नहीं नहीं, हमको धमकी मिली थी इसलिए हमने दरवाजा तोड़ा, हम डाकू नहीं हैं। तो आपको बचाव मिलेगा, आपके द्वारा तोड़ा गया दरवाजा आपने किसी भी प्रकार का अपराध नहीं किया है। तो ऐसी चर्चा धारा 94 करता है कि धमकी से अगर आपको इन दो बातों को छोड़कर कोई अपराध कराया जाता है, और धमकी कैसी? तत्काल मृत्यु की धमकी, तो आपने कोई अपराध नहीं किया है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बस जितना बताया उतने से ज्यादा नहीं जानना है। ठीक है, उतने से ज्यादा नहीं जानना है, उतने से ज्यादा उलझेंगे तो फिर परेशान होंगे। धारा 95 बहुत सामान्य सी बात कहती है। धारा 95 क्या कहती है? तुच्छ अपराध, ऐसी शिकायत करने ना जाइए कि साहब हम बैठे थे, उन्होंने चिकोटी काट लिया, हमको थप्पड़ मार दिया। तुच्छ अपराधों को अपराध नहीं माना जाता है। ठीक है, तुच्छ अपहानि आपकी कोई कारित हो जाए, तुच्छ ये अपराध किस कैटेगरी में गया? अपहान की। ठीक है, तुच्छ अपहानि कारित हुई। दिखने में तो अपराध जैसा दिख रहा है क्योंकि आपको कष्ट हुआ है, क्षति हुई है, लेकिन सामान्य मस्तिष्क का व्यक्ति ऐसी शिकायत पुलिस के पास करने नहीं जाता है। तो वही चीज सामान्य मस्तिष्क का व्यक्ति कहाँ शिकायत करने जाता है, कहाँ नहीं, उसके आधार पर डिसाइड किया जाता है कि तुच्छ अपहानि वाले कोई अपराध हैं। एक आध थप्पड़ उप्पड़ मार दिए, ऐसे ही कमरे में बंद कमरे में मार दिए, अब पता चला कि FIR कराने, नहीं नहीं, धारा 95 के तहत उसे अपराध नहीं माना जाएगा। वहां कोई भी अपराध नहीं हुआ, यानी तुच्छ अपहानि को बचाव दिया गया कि छोटे मोटे बातों को भी अगर अपराध के रूप में दर्ज करके प्रोसीडिंग्स ट्रायल करने लगे, विचारण होने लगा, तब तो फिर मुकदमे और कितने बढ़ जाएंगे। वैसे ही अभी इतने पेंडिंग मुकदमे हैं, और कितने बढ़ जाएंगे उसका अंदाजा नहीं लगेगा। इसलिए तुच्छ अपहानि वाले अपराधों को किसी भी प्रकार का अपराध नहीं माना जाता है। ठीक है, अब इसका अगला हिस्सा जल्द ही आपको अगले वीडियो में मिलेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, जो कि शुरू होता है धारा 96 से 106, जिसे आप कहते हैं प्राइवेट प्रतिरक्षा या सेल्फ डिफेंस। इसके बारे में पढ़ेंगे। यह अलग से इसलिए पढ़ेंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से प्रश्न भी निश्चित है कि आना ही आना है। तो इसको हम प्राइवेट प्रतिरक्षा अगले वीडियो में 96 धारा 96 से लेकर के धारा 106 तक पढ़ेंगे। प्राइवेट प्रतिरक्षा क्या होती है, कितने तक हम अपराध मतलब कोई कार्य कर सकते हैं वो अपराध की कैटेगरी में ना आए, उससे संबंधित आपका अगला वीडियो रहेगा। इस वीडियो को भी आप देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइबर्स बढ़ाएंगे तो आपके साथ लाइव आने का भी मौका मिलेगा, और लाइव क्लास आप भी जानते हैं कि लाइव क्लास रहेगी तो आप कुछ तत्काल पूछ भी सकते हैं। इसलिए सब्सक्राइब भी करिए, सब्सक्राइबर्स को भी बढ़वाइए। अगले वीडियो में हम मिलते हैं, धारा 96 से 106 प्राइवेट प्रतिरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।